हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूके स्टडी स्पीड जीके में। जैसा कि दोस्तों जीएस के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो मैं चला रहा हूं उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज ये सेट नंबर 6 करवाने जा रहा हूं जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास रहने वाला है। अच्छा दोस्तों, आप मेरे 5 पार्ट की वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाकर आप मेरे 5 पार्टों के वीडियो को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? जो हर्ट्ज या हर्ट्ज है, ये क्या मापने की यूनिट होती है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तरंगों की आवृत्ति मापने में हर्ट्ज का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? जो वर्षा की बूंद है उसका आकार जो है गोलाकार हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। अच्छा, पृष्ठ तनाव की यहाँ बात आई है। पृष्ठ तनाव का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर। अच्छा, इसी को जूल प्रति वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, जूल प्रति वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से इसको ना देकर इसको भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जो क्यूसेक है इससे क्या मेजर किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर। तो दूध से जब क्रीम निकाल लिया जाता है तो उसका जो है घनत्व तो बढ़ जाता है, यानी दूध का घनत्व तो बढ़ता है। ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा? जो एक मनुष्य का जब टेम्परेचर है वो 60 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? चलिए एक फार्मूले के माध्यम से इसको हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला होता है C/5 F माइनस 32/9 से। चलिए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का मान दिया हुआ है 60/5, यहाँ F माइनस 32/9 यहाँ पहले से है। इसको हम लोग काट देंगे, 5 से 12 बार में ये कट जाएगा, इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, 12×9 108 हो जाएगा। और इधर F माइनस 32 है और 32 इधर आके ऐड हो जाएगा। ये 32 इधर आके ऐड होगा तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि का स्तर होता है वो 60 डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, मनुष्य के लिए जो जो ध्वनि का स्तर है या ध्वनि की जो तीव्रता है उसको उसका जो यूनिट होता है वो डेसिबल होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो ध्वनि का जो तीव्रता है उसको किस में मेजर किया जाता है, तो डेसिबल में मेजर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाशी फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? जो प्रकाशी फाइबर है किसके सिद्धांत पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है प्रकाशी फाइबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। यानी निकट दृष्टि दोष को हम लोग किस लेंस के द्वारा रोग मुक्त कर सकते हैं? अच्छा, निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया भी कहा जाता है। तो कौन से लेंस से दूर होता है? अवतल लेंस से दूर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जब जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ से दिया है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो हम जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या दिया है Z, तो इसकी जगह पे Z रख लेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या के होता है। यहाँ से हमें पूछा था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अच्छा, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या भी पूछ लेता तब भी आंसर Z ही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो इनमें से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण
किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो किसकी आयु के आकलन के लिए किया जाता है? जीवाश्म की। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा के रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग कैसे लिखते हैं केमिकल फॉर्म में? NaHCO3 लिखते हैं, NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम धातु का यूज किया जाता है। इसको Al से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रमाण क्रमांक 13 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बिना बूझे चूने का रासायनिक जो नाम होता है वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, बिना बूझे रासायनिक चूने का जो रासायनिक सूत्र है वो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिप्सम से बनता है। अच्छा, जिप्सम का हम लोग केमिकल फॉर्म देख लेते हैं। इसको जिप्सम को कैसे लिखते हैं? CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का केमिकल फॉर्म होता है। अच्छा, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहे का जो शुद्ध रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो किसको भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को भूरा कोयला के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायु का मुख्य संगठक है। वायु का जो मुख्य संगठक है वो क्या है? नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी है, लिनियस को कहा जाता है वर्गीकी का पिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विषाणु में क्या होता है? यानी वायरस में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, एगार एगार किससे तैयार होता है? तो एगार एगार जो है वो शैवाल से तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आभासी फल का उदाहरण है। तो आभासी फल का जो एग्जाम्पल होता है आम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है, जबकि ये तीनों कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो जो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट जो है एक रचना है जो किसको जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लिगामेंट जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। लेकिन एक टेंडन होता है, टेंडन टेंडन जो है अस्थियों को पेशियों से जोड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगर ये पूछता अस्थियों को पेशियों से जोड़ती है तो टेंडन, और अस्थि को अस्थि से जोड़ता है तो लिगामेंट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक जो हार्मोन्स है वो एड्रीनल ग्लैंड द्वारा या अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ईईजी जो है ये किससे संबंध होता है? मस्तिष्क से संबंधित होता है, या मस्तिष्क की गतिविधि का
अध्ययन करने के लिए ईईजी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ईईजी है, एक होता है ईसीजी। तो ईसीजी जो है वो हृदय की गतिविधि को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। या डायरेक्ट पूछता है ईईजी का संबंध किससे है, तो मस्तिष्क से है। ईसीजी का संबंध किससे है, तो हृदय से है। अच्छा, ईईजी का जो फुल फॉर्म है, ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ, और ईसीजी का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।